नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर चुके थे। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो परीक्षा हुई थी 2017 में, उसके प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हैं, अभी इसी वर्ष 2022-23 में पटवारी की परीक्षा भी इसी के अंतर्गत करवाई जाएगी। तो हम इसको मद्देनजर रखते हुए पटवारी के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। अधिक जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें बता रखी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि एक शंकु के स्तंभ स्तूण की तिरछी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब ये स्तंभ स्तूण मतलब यहाँ पर पृष्ठम की बात हो रही है, शंकु के चिन्हक की बात हो रही है। इसकी तिरछी ऊंचाई यानी एल का मान आपके पास 8 सेंटीमीटर है। इसके वृत्तीय आधारों के परिमाप आपको दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए जो चीज बिल्कुल काम की हम फटाफट कैलकुलेशन को हटाते हुए करेंगे। कोशिश रहेगी कि हम इसको स्पीड के साथ करें। यदि आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर अपनी स्पीड मैनेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। क्या होगा पहला सवाल का सोल्यूशन। यहाँ हमें दिया हुआ था कि शंकु का जो चिन्हक था ना, इसमें हमारे पास 2 पेरीमीटर दिए हुए हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बड़े वाले पेरीमीटर का मान आपके पास दिया हुआ है कितना है 20 सेंटीमीटर, और छोटा वाला जो दे रखा था वो कितना दे रखा था आपके पास 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दी हुई थी 8 सेंटीमीटर। स्तंभ स्तूण का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पाई दोनों आर का योग इंटू एल। दोनों आर कौन सा, तो एक बड़ा और एक छोटा। तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे। आर का मान हमारे पास है नहीं है, एल का मान हमारे पास है, लेकिन हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर का मान कैसे निकाला जाएगा, तो आर का मान निकालने के लिए ये जो दिया हुआ है आपके पास परिमाप है। परिमाप का मतलब या तो पेरीमीटर है या परिधि भी हम बोल सकते हैं, सर्कमफेरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर। तो कैपिटल आर लिख सकते हैं, इसका मान कितना है 20 है। तो यहाँ से यदि मैं आर निकालना चाहूँ तो आर बराबर कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 10/पाई। कैपिटल आर का मान हमें मिल चुका है। सेम चीज यहां पर भी करेंगे। 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान कितना है 12 है। तो स्मॉल आर का मान कितना मिलेगा आपके पास 6/पाई। तो दोनों आर हमारे पास आ चुके हैं, एल हमारे पास दी हुई है। तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। बस मान रख दो, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू हम रखेंगे नहीं, क्योंकि दोनों जगह बटे में पाई है, तो कुछ ना कुछ आसानी होगी। तो कैपिटल आर का मान था हमारे पास 10/पाई, प्लस स्मॉल आर का मान था हमारे पास 6/पाई, इंटू इसका मान था हमारे पास 8। एलसीएम यदि आप लोगे तो यहाँ से पाई मिलेगा बटे में, तो पाई इंटू ऊपर कितना है 16/पाई, और बाहर कितना चल रहा था आपके पास 8। दोनों ये कट जाएंगे आपस में, तो आंसर कितना आएगा 16 इंटू 8 यानी 128 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। तो करेक्ट आंसर है 128 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक त्रिकोण का अर्धव्यास, अब त्रिकोण मतलब यहाँ पर ट्राइंगल की बात हो रही है, इसका जो सेमी पेरीमीटर है आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 2 साइड 13 और 15 सेंटीमीटर है, तब आपको निकालना इसका एरिया क्या होने वाला है। तो ध्यान देना, यहाँ पर यदि हमारे पास सेमी पेरीमीटर बराबर कितना दे रखा है 21, तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर पूरा परिमाप कितना आएगा a + b + c बराबर कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। 21 है तो 42 हो जाएगा, क्योंकि आधा 21 है तो पूरा 42 होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास जो ट्राइंगल दिया हुआ था, इसकी 3 साइडों में से हमें 2 साइड पता है, एक का मान कितना है 13, दूसरी का मान कितना है 15, तीसरी का मान क्या होगा तो हमें तो पता नहीं है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर तीनों चीजों यदि आप जोड़ रहे हो a + b + c, तीनों को जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है 42। यदि ऐसी कौन से नंबर है जिनको जोड़े तो 42 आए, उसमें से एक का मान तो हमारे पास है, दूसरे का मान भी है हमारे पास, तो तीसरा क्या होगा, तो 13 की जगह 13 लिखोगे, यहाँ पर 15 लिख देते। तो यहाँ पर क्या है 13 और 15 को उधर ले जाकर के घटाएंगे तो 28 घटेगा, तो बचेगा कितना हमारे पास 14 बचेगा। तो कुल मिलाकर के हमारी तीसरी साइड कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो 13, 15 और 14 हमारे पास तीनों साइड आ गई है। जब किसी विषमबाहु त्रिभुज में तीनों साइड आपके पास दी हुई है, तो आप इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हो, तो एरिया निकालने के लिए हम लगाते हैं हेरोस का फॉर्मूला, जो कि होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बस इसके मान रख दो यहाँ पर। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, जो कि ऑलरेडी दे रखा है कितना 21 है, इंटू 21 में से पहली साइड माइनस करो, ए का मान माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 21 में से ए जाएगा तो मतलब 13 जाएगा तो कितना मिलेगा 8, इंटू 14 जाएगा तो 7, इंटू 15 जाएगा तो 6। बस रूट से बाहर निकाल दो इसको। एक काम करते हैं, अंदर ही रहने देते हैं और टुकड़े कर लेते हैं इसके, ताकि बाहर निकालने में दिक्कत ना आए। 21 को हम 7 या 21 लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2,
इंटू इसको हम 7 की जगह 7 रहने देते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमने 6 को लिख दिया है। यहाँ देखना 7 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 3 भी हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है तो एक बार 3 भी बाहर आ जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 दोनों जोड़े में है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो 7 या 21, 21 दूना 42, 42 का 2 गुना कितना आएगा आपके पास 84। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है 84। इसी सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे? जब आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी एक साइड आपके पास दी हुई है 13 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, और सेमी पेरीमीटर से आपने अनुमान लगाया कि तीसरी भुजा कितनी होने वाली है 14 सेंटीमीटर। कैसे निकाला? तो ये आपने यहाँ पर देखा था अभी। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ना ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। तो इसमें आप देखोगे कि बेस का मान मिल जाए तो हाइट का मान, दोनों चीजें आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। तो हम मान रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता चला कि यहाँ पर 1/2 बेस का मान तो है हमारे पास, लेकिन हाइट नहीं है। तो यदि आप इसकी हाइट लेके चलो, कुछ भी ऐसा मानो, हाइट का मान कैसे होता है, बिल्कुल सीधी हाइट लेते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें कर्ण 13 भी आता है और कर्ण 15 आता है? 2 जोड़े निकालो ऐसे, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है। इधर वाले त्रिभुज में आप देखोगे कि 13 जोड़ा 5 12 13 में आता है। तो मान लेते कि ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 12 है, और ये कितना दिया हुआ है, 13। तो इस वाले त्रिभुज में, इधर वाले में, इसका नाम हम कुछ भी नाम ले लो। तो ये हम नाम ले लेते थे, माना कि A B C बड़ा वाला है, और इसको हम नाम दे देते कि ये D है, ठीक है। 14 यहाँ से यहाँ तक था, B से C तक। तो ये 5 12 और 13 का जोड़ा बन रहा है ना ABD में। तो यहाँ पर आपने बोला कि इसका मान 5 हो जाएगा। इधर भी चेक करते हैं कि ऐसा कोई जोड़ा सही में बनता है क्या। तो कर्ण 15 के लिए आप अनुमान लगाना, यदि ये कितना है 5, यदि इधर कितना होगा 9, तो 9 12 15 का भी जोड़ा बनता है। इसका मतलब यहाँ पर भी ट्रिपलेट सही हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट सही हो रहा है। तो कब हो रहा है ये? तो ये जब 12 हाइट मान रहे तब। इसका मतलब 12 हाइट भी सही है हमारी। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 12 है, इसको हम काटेंगे, 2 से 7 बार कटेगा, तो 12 × 7 कितना आएगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी इस सवाल का आंसर हो सकता है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा, एक बहुपद जो था पॉलिनोमियल, उसके आपके मूल है या शून्य है। और एक और लाइन दे रखी थी 3α + बीटा = 17 है। तो शून्य दिए हुए हैं, तो k की वैल्यू आपको निकालना है, होने क्या वाली है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक वर्ग समीकरण का फॉर्मेट बना देता हूँ। क्या होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, वापस से इसमें भी हम फिर से डबल बना देते हैं। तो जिन भाइयों ने पिछला वीडियो नहीं देखा था, वो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर के देख ले, ताकि आपको पूरा समझ में आए अच्छे से। और यदि आपको वीडियो यहाँ तक आया है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखना यहाँ पर क्या था, एक फॉर्मेट था हमारे पास ax² + bx + c, तो ये बराबर 0। ये आपके वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है या फिर फॉर्मेट होता है। इसके अनुसार यदि हम मूलों का रिलेशन निकालें, तो 2 मूल अल्फा और बीटा यदि होते हैं, तो अल्फा + बीटा बराबर कितना होता है, तो वो होता है -b/a। और एक और चीज होती है अल्फा × बीटा, दोनों का गुणनफल बराबर कितना होता है, तो वो होता है c/a। इन दोनों चीजों का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप, तो a की जगह तो आपको इस वाली वर्ग समीकरण में कुछ और है, b की जगह कुछ और है, c की जगह कुछ और है। क्या है, देखो यहाँ पर x² का जो गुणांक होता है ना, क्या है हमारे पास इक्वेशन है, x² - 9x + k। x² का जो गुणांक होता है वो हमारे पास a होता है, और a का मान 1 है। x का जो गुणांक होता है वो हमारे पास b होता है, तो x का जो b गुणांक है उसका मान है 9। और जो c अकेला होता है ना कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं k, तो यहाँ पर भी k है, बराबर कितना है 0। जो भी है हमारे पास abc के मान तो आए। अब यहाँ पर जो दी हुई थी आपके पास दूसरी लाइन, उसमें आपको बोला गया था कि यदि आपके पास 3α + बीटा, यदि हमारे पास कितना मान दिया हुआ है, 3α + बीटा की वैल्यू बराबर 17 दे रखी है। तो एक काम करते हैं, हम इस वाले नंबर से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा को यदि जोड़ दिया जाए तो अल्फा + बीटा बराबर कितना मिलता है, तो मिलता है -b/a। अब -b मतलब क्या है, b का मान यदि 9 है तो -b का मान +9, तो +9/1, कुल मिलाकर के केवल 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करा, यहाँ पर -b/a का मान लगाया, तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर यदि विलोपन विधि से आप हल करोगे तो बीटा से बीटा तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से 2α की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। तो अल्फा बराबर कितना मिल जाएगा, 4। तो हमने यहाँ अल्फा का मान तो निकाल लिया कि अल्फा का मान हमारे पास आ चुका है कितना, 4। यदि अल्फा का मान आ चुका है 4, तो बीटा का मान भी तो आराम से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, बीटा का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ रहे थे तो 9 आ रहा था।
जबकि अल्फा 4 है तो बीटा कितना होगा 5। तो यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों के मान आपने निकाल लिए। लेकिन हमें अल्फा और बीटा नहीं निकालना था, हमें तो निकालना था कि के का मान बताओ कि के कहाँ है। तो के का मान मतलब सी की वैल्यू निकालना है। तो सी की वैल्यू तो यहाँ आ रही है केवल अल्फा इंटू बीटा में। तो ये अल्फा और बीटा के जो मान हमने निकाले हैं ये मान हम यहाँ रख देंगे। तो अल्फा का मान कितना था 4 और बीटा का मान कितना था 5। तो 4 इंटू 5 बराबर सी का मान कितना है के, और ए का मान तो कुछ है ही नहीं 1 है। तो के बराबर कितना मिलेगा आपको 20। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के बराबर 20 करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ब्लर है तो आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा करके फिर देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ आपको दिया हुआ है पी बी क्यू एक सर्कल की स्पर्श रेखा, यानी आपको एक टेंजेंट दी हुई है जिसका सर्कल का केंद्र आपके पास दिया हुआ है। सर्कल का केंद्र कितना है हमारे पास ओ है, नाम दे रखा है इसका सेंटर। और एक चीज दे रखी थी सी बी क्यू बराबर 70 डिग्री। यहाँ पर एक एंगल बनेगा सी बी क्यू, इस सी बी क्यू का मान कितना है 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड करना का क्या है बी ए सी बराबर कितना होगा। तो ये बी ए सी इसका मान आपको निकालना है कि ये क्या होने वाला है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा सही से बना दूं। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो तो इसी को 70 देख के डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि ये भी 70 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 70 करेक्ट आंसर है। लेकिन होगा क्यों वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट काम करता है कि जब भी कोई भी सर्कल है हमारा, उस सर्कल से आप कोई भी टेंजेंट होकर गुजारते हो, कहीं से भी निकले वो, तो ये जो टेंजेंट होकर के गुजरती है ना, तो इस टेंजेंट के साथ में कोई भी यदि जीवा है वो जो भी एंगल बनाती है, ये जीवा जैसे सर्कल जो होता है ना उसकी जो जीवाएं होती है वो सर्कल के परिधि पर 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। और जो 2 दूरस्थ पॉइंट होते हैं ना, सबसे बड़ी जीवा उसको हम क्या बोलते हैं व्यास बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई भी सर्कल है उसकी कोई भी जीवा यदि इस टेंजेंट के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है तो वही जीवा वापस से अपोजिट डायरेक्शन में भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो थीटा का बनाएगी। कैसे भी बना लो, आपकी मर्जी होगी। ये आपका सर्कल है, ये एक स्पर्श रेखा है और आपकी मर्जी है कि हम यहाँ पर बनाएं। तो यहाँ पर आपने एक जीवा बना दी, ये जीवा यदि यहाँ थीटा डिग्री का कोण बना रही तो अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पर भी बनाओगे तो कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। तो यहाँ इस सवाल में भी आपसे यही बोला गया है, क्या बोल रखा था कि ये जो जीवा है इस जीवा ने इस टेंजेंट के साथ 70 डिग्री का कोण बनाया, तो इसी जीवा ने अपोजिट डायरेक्शन में भी कितने डिग्री का कोण बनाया होगा, 70 डिग्री का कोण बनाया होगा। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको 70। बाकी ये कितना बनेगा तो इसके लिए आपको डायरेक्ट देखना है कि ये 140 कैसे बनेगा, वो अलग कंसेप्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का सम 12 है, 2 संख्याओं का सम 12 है और उनका व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल्स, इनका योग कितना दे रखा है 4/9। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी द्विघात समीकरण क्या बनने वाली है। तो हम देख सकते हैं यदि आपके पास कभी भी जो भी मूल दिए होते हैं उन मूलों का मान आ जाए, यानी शून्य का मान आ जाए मूल, तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, समीकरण का फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो वो आप ध्यान रखना, नोट कर लेना क्या होता है। जब भी आपको मूलों का योग दिया हुआ तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स, और फिर प्लस क्या आएगा मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 0। तो ये चीज आप ध्यान देना। ठीक है, अब अल्फा और बीटा क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या है, एक अल्फा और बीटा ही है। तो आपसे बोला गया था कि अल्फा और बीटा को यदि आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 12 है। अब यदि डायरेक्ट तुक्का लगा के करना चाहें तो हमें समझ में आ रहा है कि 12 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा कैसे किया जाएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 12 है और आगे दे रखा था कि इनके रेसिप्रोकल्स, यानी अल्फा का कितना हो जाएगा 1/अल्फा, बीटा का कितना हो जाएगा 1/बीटा, बराबर कितना है 4/9 है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा आपको, अल्फा इंटू बीटा बराबर ऊपर कितना मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, बराबर कितना चल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको 4/9। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था 12, तो 12/अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो वो है 4/3, सॉरी 4/9। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, यानी आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना मिल चुका है 9 या 27। बस इसी मान को यहाँ रख दो, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख दिया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दिया, तो मान क्या मिलेगा आपको, आंसर क्या मिलेगा। तो आंसर बड़ी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि हम x² की जगह x² माइनस 12x प्लस 27 बराबर 0, कुछ नहीं करा हमने, दोनों के मान रख दिए और आंसर मिल गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिया है आपको कि 4 फुट लंबी लड़की और 26 फुट ऊंचा कोई भवन है, वो दोनों एक ही समय पर दिन पर उनकी परछाई जो बन रही है वो 6 फीट की बन रही है। तो आपको निकालना है भवन की परछाई क्या होने वाली है।
तो ध्यान देना, इस प्रकार के सवाल यदि आते हैं दिन के किसी भी समय पर या दुनिया की कोई भी चीज़ आप उठा लो, उसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति की ओरिजिनल लंबाई या ऊंचाई होती है, जो भी हमारी ऊंचाई होती है ना, उस ऊंचाई का रेशो किसके साथ बनता है, परछाई के साथ। ये रेशो हमेशा दुनिया की हर वस्तु के लिए बराबर रहेगा, चाहे आप 50 व्यक्ति या 50 परछाइयाँ खड़ी कर दो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ काम करेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड़की की लंबाई लिखेंगे। तो लड़की कितनी लंबी थी, 4 फुट की, लेकिन उसकी परछाई कितनी बन रही थी, 6। तो लंबाई पहले लिखा है, तो अगली बार भी हम क्या करेंगे, भवन की लंबाई पहले लिखेंगे। भवन कितना था, 26 फुट, तो इसकी परछाई कितनी है तो पता नहीं, तो x आ जाएगा। यहाँ इसको यदि परछाई को आगे लिख रहे हो तो यहाँ पर भी परछाई को आगे लिखना। इसके बाद बस हल कर लो, नॉर्मल अर्थमेटिक का सवाल है। कितना आएगा आंसर इसका, ये 26/x, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 13, यानी x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 39, 13 × 39। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है 39 फीट। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसके त्रिज्य खंड है ना सेक्टर, उसके क्षेत्रफल का 12/5 कर दो। तो आपको निकालना पड़ेगा x की वैल्यू क्या होने वाली है। दो चीज़ें यहाँ पर फिर बता दूँ मैं, यदि जब भी हमें किसी भी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का मान निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है, तो नॉर्मली हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr²। लेकिन इसमें क्या होता है, θ/360 लग जाता है, क्योंकि जब पूरा ही सर्कल हम बना रहे हैं तो यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हम केवल इतनी सी चीज़ बना रहे हैं, यानी वृत्त के त्रिज्य खंड को बना रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है ना। तो बस इतनी सी चीज़ है कि 360 में कौन बना, सर्कल, और इस थीटा से कौन बना, इसका त्रिज्य खंड। तो आपसे निकालने के लिए बोला है कि बताओ x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको 12 डिग्री दिया हुआ है ना, 12 यूनिट, क्योंकि 12 यूनिट पूरा सर्कल है, 12 यूनिट जो है वो पूरा सर्कल है, और इस पूरे सर्कल का मतलब क्या है कि 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 12 जो है वो पूरा सर्कल है, और पूरा सर्कल बनाने में कौन है, तो पूरा सर्कल में बनाने में कौन था आपका, 360 डिग्री। क्योंकि देखोगे यहाँ तो पाई तो कांस्टेंट है, दोनों जगह कॉमन रहेगा, आर भी वही है, दोनों जगह बदल कौन रहा है, सिर्फ थीटा बदल रहा है। इस थीटा के बदलने की वजह से ही तो रेशो बना है, क्योंकि पाई और आर तो दोनों जगह थे, कट जाएंगे वो तो 12 यूनिट का मान कितना मिला आपको, 360। तो यदि 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना है, 30 है। तो आपको निकालना क्या है, इसका मान निकालना है कि ये 5 यूनिट कितना होने वाला है। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 150 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, जिसके लिए कुछ ट्रिक यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, लेकिन हम बेसिक समझ लेते हैं कि करना कैसे है। यदि आपको x + 1/x की वैल्यू 2z दे रखी है, तो z के पदों में आपको इसकी क्यूब वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, जो चीज़ आपको दी हुई है वो लिख लो पहले। तो हमें दे रखा था x + 1/x बराबर कितना है, तो बराबर है आपके पास 2z। यदि मैं यहाँ पर क्यूब निकालना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, स्क्वायर निकालना होता तो दोनों तरफ क्या कर देते हम, स्क्वायर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ तो क्यूब निकालना है तो हम दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं। तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a + b वाला वो फॉर्मूला याद होगा आपको, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो a³ + b³ + 3ab × a + b। वही चीज़ हम यहाँ लगाने वाले हैं, ये छोटी चीज़ें हम यहाँ लिख नहीं रहे अभी। देखना यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x³ + 1/x³ + 3 × ab की जगह कौन आएगा, x × 1/x × x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा, क्यूब कर रहे हैं तो 8z³। ये हो रहा है आपका a³ + b³ + 3ab × a + b, और a + b हमारे पास है। ठीक है, अब ये जो a + b दिया हुआ है ना, a + b बराबर कितना है हमारे पास, x + 1/x। इसके मान को यहाँ रख दो डायरेक्ट। कितना था मान, क्वेश्चन में ही दे रखा था ऑलरेडी, क्वेश्चन में बता रखा था कि x + 1/x की वैल्यू कितनी लिखोगे, तो x + 1/x बराबर 2z है। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2z। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2z। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बाहर कौन बच रहा था, 3, और इधर कौन चल रहा था, जिसका मान आपको निकालना है, तो उसको तो हमने छोड़ ही दिया है। यहाँ पर बराबर कितना चल रहा था, तो वो 8z³ चल रहा था, तो इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया 8z³ को। ये जो नंबर है 6z, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पर कौन बचेगा आपके पास, x³ + 1/x³ बराबर कितना है, तो ये बच रहा है आपके पास 8z³ - 6z। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन कॉमन निकालने के बाद ऐसा ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन निकालेंगे, 2z। दोनों जगह से 2z कॉमन निकाल लो, तो अंदर कौन बचेगा, तो 4z² - 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है 2z वाला, ये वाला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है,
यदि आपको x का मान दे रखा था कि a कोसेक थीटा और y का मान दे रखा था b कोट थीटा, तब आपको निकालना है इसका मान क्या होने वाला है। तो जो चीज़ हमें निकालना है वो मैं यहाँ पर एक बार और नोट कर लेता हूँ। हमें निकालना है कि x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इसका मान बताओ क्या होगा। तो यहाँ से देखना जो जो मान हमारे पास है ना x और y के, वो मान हम कॉपी करेंगे बस। तो यहाँ देखोगे आप तो x का मान हमारे पास क्या था, x का मान था a कोसेक थीटा। तो a कोसेक थीटा है तो हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कितना चल रहा था a स्क्वायर माइनस y की जगह आप देखोगे तो b कोट थीटा है तो बस स्क्वायर कर दो इसका, तो ये क्या आएगा b स्क्वायर और कोट स्क्वायर थीटा बटे कितना चल रहा है b स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका क्रॉस गुणा करेंगे तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन निकलेगा और कट जाएगा वापस से। तो कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो इसका मान आएगा आपके पास, करेक्ट आंसर है ए, यानी करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केवल एक। अब देखना ये जो आपने निकाला है ना, इसके बाद कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप जानते हो कि कोसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब ये खुद अपने आप में साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों साइन स्क्वायर कट जाएंगे, आंसर कितना मिलेगा 1। यही किया है हमने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है कि दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु का नाम दे रखा है ए, इसके निर्देशांक आपको पता है, दूसरा बिंदु है बी, इसके निर्देशांक भी पता है, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट और है। उस पॉइंट की लोकेशन बता दी कि बी की तुलना में वो पॉइंट कहाँ है, तो ए से 2 गुनी दूरी पर है। तो आपको निकालना है कि वो बिंदु कौन सा है, ये बताओ। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लो हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट ए है निर्देशांक के साथ, पॉइंट बी है इसके निर्देशांक के साथ, और एक और पॉइंट है इस लाइन पर कहीं पर भी। उसकी लोकेशन क्या होगी, तो बी की तुलना में ए से 2 गुनी है। तो बी की तुलना में मान लो 1 दूरी है, तो यहाँ से कितना आएगा 2 दूरी, यहाँ 10 है तो यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इस जो पॉइंट है ना, वो नाम दे दो, इसके निर्देशांक क्या होने वाले हैं। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए फिर से वही चीज़ जो पिछले वीडियो में भी मैं बताता आ रहा हूँ कि जो काम की चीज़ होगी हम इधर साइड में लिख लेंगे। तो जब भी निर्देशांक ज्यामिति में आपको कि कोई भी लाइन के 2 पॉइंट पता हो, जैसे यहाँ पर आपको भी पता था कि इस ए के पॉइंट कितने हैं हमारे पास, या निर्देशांक क्या है, तो 1 माइनस 3 है, और यहाँ जो बी दिया हुआ इसके कितने हैं, तो -2,3 है, और यहाँ पर एक और पॉइंट जो आया था क्योंकि ये ए से 2 गुनी दूरी पर है, इसका नाम हम दे देते कि ये ओ है, इसके निर्देशांक हम मान लेते कि माना कि कितने हैं, तो वो हो जाएगा आपका एक्स और वाई। 2 गुनी दूरी है तो रेशो कितना आएगा 2 और 1, यानी 2:1। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लगाना रहेगा, क्या ट्रिक लगेगी यहाँ पर, ट्रिक नहीं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जब भी आपको कोई भी लाइन दी हुई हो, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न आएंगे तो रेशो से आने लग गए हैं। तो यहाँ से यदि हम मान ले कि ये ए है हमारे पास कोई पॉइंट, इसके निर्देशांक x1 और y1 है, और यहाँ पर हम मान लेते कि कोई बिंदु b है, इसके निर्देशांक हमारे पास है x2 और y2। यदि हमारे पास कोई बीच में ऐसा बिंदु है जिसका नाम हम मान लेते हैं कि माना कि सी या ओ ही मान लो, ओ है, इसके निर्देशांक हम मान लेते कि कितने हैं x और y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये केवल xy है, और इस पॉइंट ने इस लाइन को m/n में काट दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, हमें निकालना रहेगा कि x और y के मान क्या है। तो x का मान पहले निकाल लेंगे, फिर y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m का गुणा करने का पड़ेगा x2 में, और n का गुणा करना पड़ेगा x1 में। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी इसको नोट कर लेना और याद रखने की कोशिश करना। क्या करना पड़ेगा आपको, m का गुणा करना पड़ेगा x2 में, प्लस m का गुणा करना पड़ेगा, सॉरी n का गुणा करना पड़ेगा किसमें, n का गुणा करना पड़ेगा x1 में। यहाँ x2 और x1 हो गए हैं, और बटे में हमेशा कॉमन चीज़ आती है m प्लस n, ये हो जाएगा x का निर्देशांक। y में भी ऐसा ही करना है, m का गुणा करना पड़ेगा y2 में, प्लस n का गुणा करना पड़ेगा y1 में, और बटे में कॉमन कौन है m प्लस n। बस इसी को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना कैसे होगा ये सवाल। इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको यदि इस पॉइंट का मान निकालना है ना, मतलब हमें भी तो क्या निकालना है, हमें भी तो x और y के मान ही तो निकालना है। तो x और y के मान निकालना है, तो हमारे यहाँ पर देखोगे आप तो m का मान ये है, n का मान ये है, x और y के मान निकालने थे, x1 y1 है, x2 y2 है, बस मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यदि मैं m का मान लिखूँ तो कितना आएगा 2,
इंटू x2 का मान कितना है -2 प्लस ये तो हो जाएगा आपका ये वाला गुना प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ रहे n इंटू x1, तो n का मान कितना है 1 है और x1 का मान कितना है, x1 का मान भी कितना मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, तो दोनों का गुना हो गया और बटे में m प्लस n कितना है 3 है। x के बाद y का मान निकालेंगे तो भी यही है, इसका मान निकालेंगे तो m इंटू y2 का मान कितना है हमारे पास, तो y2 का मान निकालना है तो y2 कितना है 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर प्लस अगली बार निकालना था आपको n इंटू, तो n का मान कितना है 1 और y1 का मान निकालना है तो y1 का मान कितना था इंटू -3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कितना है -3 माइनस का 3, ठीक है, और ये बाहर ब्रैकेट चल ही रहा था, बटे में कितना चलेगा तो m प्लस n यानी 3। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -4, 2 और 2 4 -4 और प्लस 1 मतलब कितना है -3/3, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये 3 दूना 6, 6 - 3 मतलब केवल 3 यानी 3/3, तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा -1,1, तो आपका आंसर क्या आएगा -1,1 यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वह अनुपात जिसमें 5,4 और -3,2 को मिलाने वाली एक लाइन x अक्ष के द्वारा विभाजित होती है, जो आपने यहाँ पर इस स्लाइड में समझा है वही चीज़ वापस से यहाँ पर भी काम आ रही है, दोनों एक ही चीज़ है, रेशो वही रहेगा आपका, लेकिन थोड़ी चीज़ समझने वाली है तो समझ लेना यहाँ पर करना कैसे है। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। देखो मान लूँ कि यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास, तो इसके निर्देशांक कैसे पता करेंगे हम, इसके निर्देशांक जब भी आप पता करोगे तो इस पर x की वैल्यू तो रहेगी लेकिन y का मान क्या है 0 है, क्योंकि y का मान तो ऊपर जाएंगे तो आएगा या नीचे जाएंगे तो आएगा। वैसे ही यहाँ पर यदि कोई पॉइंट हम ले लें तो इसका मान क्या रहेगा, इस पर x तो है ही नहीं क्योंकि इस लाइन पर तो x 0 होता है, लेकिन y का मान रहेगा कुछ ना कुछ, x का मान निकालना है या तो इधर आओ या इधर आओ। तो उन्होंने बोला x अक्ष के द्वारा विभाजित होती है, x अक्ष ने उसको काटा है, यदि x अक्ष ने उसको काटा है तो x का मान रहेगा लेकिन y तो 0 रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है हमारे पास, क्योंकि पॉइंट के मान में आपको x मानना पड़ेगा, y 0 मानना पड़ेगा। तो पिछला सवाल और ये एक जैसा ही है, दोनों लगभग सेम है। इसको कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका नाम a है, नहीं दिए रखा है लेकिन हमने मान लिया a है और इसके पॉइंट कितने थे 5 - 4, इसका मान b है तो और b के पॉइंट कितने दे रखे थे, निर्देशांक कितने थे तो -3,2 और बीच में कोई भी पॉइंट ले लो जिसका नाम हम दे देते कि माना कि o है और इस o के निर्देशांक क्या मानना पड़ेंगे, x ने काटा तो x का मान रहेगा लेकिन y ने नहीं काटा तो y का मान क्या होगा 0 रहेगा, ये 0 है और ये बाहर वाला o है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए आपको मान निकालना है क्या है कि जो विभाजित होने वाला रेशो है वो बताओ कितना होने वाला है। तो रेशो तो हमारे पास है ही नहीं, पिछले सवाल में mn माना था, तो रेशो को आप क्या मानोगे, हमेशा एक को k मान लो और दूसरे को 1 मान लो, कभी बटे में आएगा तो वो भी हम करेक्ट करके इस 1 की जगह भी कुछ ना कुछ रेशो आ ही जाएगा। तो पुराना सवाल जब हम x और y के मान निकाल रहे थे तो इस वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना, m इंटू x2 n इंटू x1 m इंटू y2 n इंटू y1 बटे m प्लस n दोनों में कॉमन है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी काम आ रही है। तो हम यहाँ पर देखोगे आप तो x का मान यदि मैं निकालना चाहूँ, x का मान निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, तो इस k का गुणा करना पड़ेगा x2 में प्लस इस n का गुणा करना पड़ेगा x1 में, तो वही चीज़ हम कर लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो -3k हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा केवल 5 बटे कितना है k+1। सेम चीज़ यहाँ पर यदि मैं इस y2 का मान निकालूँ, y2 तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है, इसमें भी वही करना पड़ेगा, k का मान गुणा करना पड़ेगा आपको किसमें 2 में, क्योंकि ये y2 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2k डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 2k हो जाएगा यहाँ पर 2k और प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर इसका गुणा करना पड़ेगा आपको y1 में, 1 का गुणा y1 में करेंगे तो कितना आएगा -4, तो ये हो जाएगा लास्ट में -4 बटे कितना आएगा तो k+1 गुणे में है बटे में जाएगा, सॉरी बटे में है गुणे में जाएगा तो ये 0, तो 2k - 4 बराबर कितना है 0, तो यहाँ से आपको k बराबर कितना मिल जाएगा, k बराबर 2। यदि k का मान 2 है इसका मतलब 1 तो 1 की जगह ही रहेगा, तो आपका k अनुपात 1 बराबर कितना आएगा 2:1, तो करेक्ट आंसर कौन सा है 2:1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर k का मान 2 नहीं आता, तो यदि कुछ बटे में आता तो फिर आपको 1 की जगह 1 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 लिख दिया इसका मतलब हमेशा y का मान 1 ही रहेगा। जैसे मान लो आपने सोल्व किया किसी सवाल में और k का मान आपको 4/5 मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखोगे, k/1 बराबर कितना है 4/5:1 है, तो ऐसी स्थिति में आपको k बराबर या k/1 बराबर कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 4:5, ठीक है। तो फिर आंसर क्या आएगा आपका, फिर आएगा 4:5।
फिलहाल तो यहाँ पर अकेला 2 आ गया था, इस वजह से 2:1 आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा ब्लर दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए आपको। क्या था प्रश्न में, दी गई सारणी में हाल ही में शुभारंभ किए गए आम के जूस का स्वाद के बारे में 1000 लोगों से प्रतिक्रिया दी गई है या ली गई है। मतलब गर्मी के सीजन में आम का सेंटर लगा हुआ है, आम के बारे में पूछा गया है कि बताओ आपको आम का जूस कैसा लगा। कितने लोगों से पूछा था? 1000 लोगों से। 1000 लोग टोटल है हमारे पास। उसमें से कुछ लोगों ने बताया पसंद है, कुछ ने बताया नहीं पसंद है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसा टेस्ट है। तो आपसे पूछा गया है कि यादृच्छिक रूप से आपने ये पता लगाना है कि आम का स्वाद कितने लोगों को पसंद आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रायिकता बताओ। तो आप सब जानते हो इस बात को कि जब भी हम क्या निकालना चाहते हैं, प्रायिकता निकालना चाहते हैं, तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे अनुकूल कितने फेवर आ रहे हैं और हमारे टोटल फेवर टोटल कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर अनुकूल कौन है, तो आपसे पूछा है कि पसंद कितने करते हैं, तो ये तो नापसंद वाले, ये तो अनुकूल नहीं होंगे, अनिश्चित, इनको तो पता ही नहीं है। तो अनुकूल कौन है हमारा? 275। यही तो बताएंगे ना कि कितना कैसा लग रहा है आपको, तो ऊपर तो आ जाएगा 275। कितने लोगों से पूछा था, वही हमारे लिए टोटल है। 25 से काटेंगे 11 बार, 25 से काटेंगे 40 बार, तो आंसर कितना आएगा आपका? 11/40। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है, 11/40। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रॉप करने में नंबर चला गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 अभी हम हल कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले हमने 21 प्रश्न कर लिए हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये ब्लर है तो क्वालिटी बढ़ा लो, बाकी हम कैलकुलेशन, छोटी कैलकुलेशन है उन पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है कि एक नंबर बताओ, परिमेय संख्या बताओ, जिसे कि आपको किससे गुणा करना है? 1/7 से। 1/7 से जिसे आप गुणा कर दो ताकि आपका जो परिमेय संख्या जो भी मिलेगी ना, उसका दशमलव के बाद 2 अंकों तक विस्तार प्राप्त हो आपको, या समाप्त हो जाता है, 2 अंकों पर जाकर के खत्म होना चाहिए। तो कहने का मतलब हमारे पास कोई भी नंबर होगा p/q, आप में उसको गुणा करना है किसका? 1/7 का। जब भी आप निकालोगे ना तो वहां पर आपको क्या मिलना चाहिए? दशमलव के 2 स्थान तक, जो भी नंबर आए हमें नहीं पता, दशमलव के 2 स्थान पर जाकर के एंड हो जाना चाहिए, ना तो 1 पर ना ज्यादा पर। तो इसी चीज को हम निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प लेंगे। पहला ऑप्शन था हमारा 7, तो 7 में हम 1/7 का गुणा करते हैं तो क्या दशमलव के 2 स्थान तक आंसर मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास 7/10, तो इस 7/10 में भी हम किसका गुणा करते हैं? 1/7 का, तो भी हमें क्या मिल रहा है? दशमलव के सिर्फ 1 स्थान तक ही मिलेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास कितना? 1/100, इसमें भी यदि हम 1/7 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव के बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन और लास्ट यही करेक्ट है, 7/100, इसमें मैं यदि 1/7 का गुणा करता हूं तो ये कट जाएगा और फाइनली आपको 1/100 मिलेगा, जिसका मान होता है 0.01, दशमलव के 2 स्थान पर रुक गया है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है आपका? 7/100, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एबीसी का रेशो दिया हुआ है 2:5:3, और ये XBY जो है आपकी एक सरल रेखा है, सीधी लाइन है। मतलब ये चीज अच्छी काम की है क्योंकि सरल रेखा है, मतलब तीनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। तो कुल मिलाकर के A + B + C बराबर कितना है? 180। यूनिट के हिसाब से देखो तो A का मान है 2, B का मान है 5, C का मान है 3, बराबर कितना है? 180। मतलब तीनों का जोड़ कितना है? 180। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है तो यूनिट दी हुई है, तो यहाँ से आप देखोगे 8 और 3 10, यानी 10 यूनिट का मान कितना है? 180। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा 18। आपसे पूछा गया है कि बताइए सबसे बड़ा वाला एंगल और सबसे छोटा वाला एंगल कितना है योग करोगे तो बड़ा कौन है? 5, छोटा कौन है? 2। तो यदि हमें बड़े वाले और सबसे छोटे वाले को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 7। तो आपको 7 यूनिट का मान निकालना है, जबकि 18 यूनिट 1 यूनिट का मान है। 18 डिग्री जो है हमारा कितने डिग्री का? 18 डिग्री जो है हमारा 1 यूनिट का मान है। तो आपको निकालना 7 यूनिट का कितना आएगा? 126 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर है 126। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लास्ट में आते आते बिल्कुल थकान हो गई है क्योंकि एक बार वीडियो मैंने कोशिश करी थी, थोड़ा 5वें 7वें नंबर तक आते आते एकदम से लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, तो वहीं से फिर डबल मेहनत करना पड़ी, इसलिए थकान हो गई थोड़ी सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या बता रहा था आपको? दी गई आकृति जो है उसमें आपको एंगल P का मान पता है कि P बराबर कितना है? 70 डिग्री है। और PSR, ये जो एंगल PSR है ना, PSR कौन सा है? ये P से चले S पर आए, R पर आए, ये वाला एंगल कितना है? 100 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है बताइए एंगल T कितना होने वाला है। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं सोल्व करने की। तो यहाँ पर देखना, ये जो एंगल है, यदि आपको ब्लर दिख रहा हो थोड़ा सुधार लेना, क्वालिटी को हाईएस्ट कर लेना क्योंकि लास्ट चल रहा है वीडियो। एंगल P का मान आपको दिया हुआ है कितना है? 70 है। और इस एंगल S का मान कितना दे रखा है? ये 100 है।
अब जब भी किसी भी सर्कल में कोई भी सर्कल हो उसके अंदर कोई भी चतुर्भुज यदि आप बना रहे हो तो वो जो चतुर्भुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज, जिसके आमने सामने के कोण आप जोड़ोगे तो 180 मिलना चाहिए। तो इस आधार पर ये वाला यदि 70 है तो ये कितना होगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान है 110 डिग्री। अब ये 110 है और ये 100 है, आपको निकालना टी है। किसी भी सीधी लाइन पर ये सीधी लाइन है, इस पर बनने वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180। यदि इधर वाला 100 है तो ये कितने का होगा, 80 का। ये भी सीधी लाइन है, इधर वाला यदि 110 है तो ये कितने का होगा, 70 का। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है ना ऊपर वाला, ये SRT, इसमें ये 80 है, ये 70 है, तो बचा कौन है, अब 30 ही बच रहा है ना हमारे पास, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल टी का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है 30 डिग्री। तो ये आपके लास्ट प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये जो हमने पहला वाला पेपर था फर्स्ट शिफ्ट, उसको सोल्व कर लिया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी यदि कंटिन्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कंटिन्यू वीडियो करना है, वरना फिर हम दूसरा कोई टॉपिक लेके चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।